क्विक इन्फॉर्मेशन, इस चैप्टर से आप सीखोगे कि कैसे हम एक दूसरे से अलग होते हैं बहुत तरीकों से। डिफरेंट तो हम दिखते ही हैं, साथ ही साथ हम कैसे रीजनली, कल्चरली एंड रिलीजियसली भी डिफरेंट होते हैं बहुत तरीकों से। एंड यही डिफरेंसेस हमारी लाइफ में 4 चांद लगा देते हैं। तो चैप्टर शुरू होता है एग्जाम्पल के साथ। ये एक छोटी सी फ्रेंडशिप स्टोरी है। तो लड़कों की, 2 में से एक लड़का न्यूज़पेपर बेचता है एक सिग्नल पे, दूसरा लड़का साइकिल से आता है, रेड लाइट पे रुकता है और हिंदी न्यूज़पेपर मांगता है। अब पहला लड़का शॉक्ड हो जाता है कि तुम हिंदी न्यूज़पेपर कैसे मांग सकते हो, तुम तो एकदम अंग्रेज लगते हो। तो साइकिल वाला लड़का बताता है कि मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ और हिंदी मेरे स्कूल में सब्जेक्ट भी है। अब पहले लड़के को तो ये ही नहीं मालूम कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब दूसरे दिन वो रेड लाइट वाला लड़का हिंदी न्यूज़पेपर अरेंज करके ले आता है और पूछता है कि अब बताओ सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये उसे बताता है कि सब्जेक्ट क्या है और फिर पूछता है कि कभी वो स्कूल गया है। अब न्यूज़पेपर वाला लड़का बताता है कि नहीं, और प्राउडली ऐड करता है कि जब मैं तुम्हारी साइकिल की सीट जितना था ना, तब से मैं न्यूज़पेपर सेल करता आ रहा हूँ। पहले मेरी मम्मी आती थी मेरे साथ, बट अब मैं ये कारोबार अकेला ही संभाल लेता हूँ। और बताता है कि उसकी मम्मी अब मेरठ में है। अब तीसरा दिन आता है और न्यूज़पेपर वाला लड़का अपना नाम बताता है समीर, और साइकिल वाले लड़के का नाम भी समीर ही होता है। अब न्यूज़पेपर वाला समीर इतना खुश होता है, इतना खुश कि इमेजिन तुम्हारी कोई फेवरेट टीचर है और उसका फेवरेट कलर भी सेम तुम्हारा वाला ही है। तो ये उस लेवल का खुश होता है और इसी एक्साइटमेंट के साथ ये नाम रखता है उसका समीर 1 और खुद का समीर 2। अब आता है फोर्थ जो लास्ट है स्टोरी का। समीर 2 आज सैड है और बताता है कि लोग एक दूसरे को मार रहे हैं मेरठ में। समीर 1 न्यूज़पेपर में हेडलाइन देखता है कम्युनल राइट्स। इनकेस आपको नहीं मालूम तो कम्युनल राइट्स में 2 कम्युनिटीज या 2 से ज्यादा कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई चलती है आपस में, कभी कभी इतनी ज्यादा कि एक कम्युनिटी के लोग दूसरी कम्युनिटीज के लोगों को मार देते हैं। है ना गलत बात? अब यहाँ समीर 2 बताता है कि वो एक मुस्लिम समीर है और उसकी मेरठ में फैमिली भी। समीर 2 डरा हुआ है कि वो यहाँ है और मेरठ में लोग मर रहे हैं। उसे चिंता है उसकी फैमिली की। उसकी आंखों में आंसू हैं। अब एक आंसू होते हैं रोने वाले जो बहते हैं, इसकी आंखों में आंसू है जो आंखों में रहते हैं, बट जब तुम आंखें झपकाओ तो टप टप गिरते हैं। और इसी दिन के साथ समीर 1 को समीर 2 कहीं नहीं दिखता, किसी न्यूज़पेपर में भी नहीं। फाइनली स्टोरी खत्म। ये था वो छोटा सा एग्जाम्पल जो 2 मिनट का बन गया मुझसे। इस एग्जाम्पल में समीर 1 हिंदू होता है, समीर 2 मुस्लिम। यहाँ पर हमें ये पता चलता है जो रिलीजियस बैकग्राउंड है जैसे हिंदू एंड मुस्लिम, और कल्चरल बैकग्राउंड है। कल्चर मीन्स कि एक ग्रुप के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। ये दोनों रिलीजियस बैकग्राउंड एंड कल्चरल बैकग्राउंड एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी के। इस एग्जाम्पल में एक और डिफरेंस है कि समीर 1 स्कूल जाता है और समीर 2 के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल जा सके, तभी वो न्यूज़पेपर सेल करता है। यहाँ पर डिफरेंस की नहीं बट इनइक्वालिटी की बात करी जा रही है। आपने नोटिस करा होगा कि काफी लोगों के पास खाने को नहीं होता, पहनने को नहीं होता, रहने के लिए घर नहीं होता। ये रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज जो इन लोगों के पास नहीं है और सेम रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है दूसरों के लिए, इसे बोलते हैं इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम ये पहले हुआ करता था, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का। इसमें सोसाइटी डिवाइडेड थी डिफरेंट ग्रुप्स में और ये ग्रुप्स लोगों के काम के अकॉर्डिंग बेस्ड होते थे। कास्ट सिस्टम इरिवर्सिबल था, मतलब बदला नहीं जा सकता था। अगर कोई ग्रुप पॉटर है तो पॉटर ही रहेगा। अगर आपके पेरेंट्स पॉटर्स हैं तो आप भी पॉटर ही बनोगे और कुछ नहीं। और जैसे कि पॉटरी आपका प्रोफेशन है तो इसके अलावा कुछ भी जानना या सीखना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सो कास्ट सिस्टम बेस्ड था इनइक्वालिटी पर। अगर कोई इंटरेस्टेड है टीचर बनने में, यहाँ टीचर बनना तो दूर, लिखना पढ़ना नसीब नहीं होगा। अभी इनइक्वालिटी पार्ट जो मैंने एक्सप्लेन करी है, ये इस चैप्टर से तो नहीं बट डायरेक्टली लिंक्ड है सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन से, जिसपे मैं इससे भी ज्यादा बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और इसके बाद अपलोड करूंगा। नाउ बैक टू द चैप्टर। अब समझते हैं डाइवर्सिटी कैसे फॉर्म होती है। काफी पहले से मतलब है जब ट्रेन, एयरप्लेन, बस, कार्स हमारी लाइफ में नहीं आई थी और हम ट्रैवल करने के लिए शिप्स, ऊंट, घोड़े या पैदल ही चल देते थे। उस टाइम पर गूगल मैप्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, मतलब लोगों को नहीं मालूम था कि जहाँ वो रहते हैं, बड़े हुए हैं, उस जगह के बाहर भी कुछ है। जैसे कि इस जगह के लोगों को नहीं मालूम कि यहाँ भी कुछ है, तो लोग लंबा ट्रैवल करते थे नई जगह की खोज में। कुछ लोग ट्रैवल करते थे ट्रेडिंग के लिए कि अपना सामान दे सके, उनका सामान ले सके। कुछ लोग जाते थे कि नया काम मिल जाए। कुछ लोगों को अपनी पुरानी जगह छोड़नी पड़ी क्योंकि वहाँ खाने को और पीने को नहीं था। काफियों को इसलिए कि वहाँ युद्ध,
वॉर चालू हो गई। तो जब लोगों ने न्यू जगह पर रहना स्टार्ट करा तो उन्होंने वहीं के अकॉर्डिंग जीना सीखा, साथ ही साथ पुराना तरीका तो आता ही था। इस तरह उन लोगों की लैंग्वेज, खाना, म्यूजिक, रिलीजन मतलब धर्म, अगर नहीं मालूम तो मेरा एक भाई है उसे नहीं मालूम, तो ये सब चीजें जो उन्होंने अडेप्ट करी है न्यू जगह के अकॉर्डिंग और जो उन्हें पहले से आता था आपस में मिक्स हो गई। तो इस तरीके से आया एक न्यू कल्चर। तो एक रीजन मतलब एक एरिया डाइवर्स होता है उसकी यूनिक हिस्ट्री की वजह से। सिमिलरली एक रीजन की डाइवर्सिटी उसकी ज्योग्राफी पे भी डिपेंड करती है। मतलब समुद्र के पास रहना अलग होगा पहाड़ों पे रहने से, खाना पहनना तो अलग होगा ही, लोगों का काम भी अलग हो जाएगा। तो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एक रीजन की डाइवर्सिटी इन्फ्लुएंस करती है। इस पार्ट को अच्छे से समझने के लिए हम लद्दाख एंड केरला जा रहे हैं, सो बकल अप। तो ये रहा लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में। लद्दाख एक डेजर्ट है, मतलब एक रेगिस्तान है पहाड़ों में। ऑलमोस्ट पूरा साल ये बर्फ से ढका रहता है, तो खेती बाड़ी तो पॉसिबल है नहीं इधर, एग्रीकल्चर जिसे आप बोलते हो। यहाँ पर लोग भेड़, बकरियां, गाय रखते हैं। इस रीजन में गोट्स को स्पेशली ट्रीट करा जाता है क्योंकि वो पाशमीना वूल देती है। ये वूल बहुत कीमती होती है क्योंकि पाशमीना शॉल्स बहुत महंगे बिकते हैं। कश्मीर से ट्रेडर्स आते हैं इस वूल को लेने के लिए। यहाँ लोग मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खाते हैं। लद्दाख एक बढ़िया ट्रेड रूट भी था। यहाँ से काफी रास्ते तिब्बत जाते हैं। तिब्बत में बुद्धिज्म लद्दाख से पहुंचा, इसलिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी बोलते हैं। यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है और साथ में बुद्धिज्म भी। अब चलते हैं केरला, जो साउथ इंडिया में है। ये इंडियन मैप के एकदम सदर्न पार्ट में है, एग्जैक्टली साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। ये लक्षद्वीप, अरेबियन सी, इंडियन ओशन। तो मतलब एक साइड तो ये स्टेट जल से सराउंडेड है और दूसरी साइड पहाड़ों से। इन पहाड़ों पे कल्टीवेशन भी पॉसिबल है, मतलब खेती बाड़ी, जो मेरे भाई को नहीं मालूम। इस रीजन को ट्रेडर्स के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं इसके स्पाइसेस, जो है पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स, मतलब मिर्च, काली मिर्च, लौंग और इलायची। ये सब चाय में डलता है, स्पाइसी चाय, मजाक था बट डलता भी है। इस रीजन पर काफी लोग ट्रेडर्स आए, जैसे जूइश एंड अरब ट्रेडर्स। स्पेसिफिकली बोलूं तो द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस, ये करीब 2000 साल पहले आए और इन्हें क्रेडिट दिया जाता है क्रिश्चियनिटी को इंडिया में लाने के लिए। इब्न बतूता करीब 700 इयर्स पहले आया और ट्रैवल लॉग लिखा मुस्लिम लाइव्स पर और कहा हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, वास्को ड गामा। ये पोर्चुगीज एक्सप्लोरर था जो फर्स्ट यूरोपियन बना जो अटलांटिक ओशन होते हुए इंडिया पहुंचा, मतलब केरला पहुंचा। स्पेसिफिकली बताऊं तो 17 मई 1498 वो कलिकत पहुंचा, जो आज कोझिकोड है। वो पोर्चुगल की कैपिटल लिस्बन से इस रास्ते होते हुए केरला पहुंचा। इन्हीं सब हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस की वजह से केरला में अलग अलग रिलीजन्स हैं। केरला की फर्टाइल लैंड मतलब उपजाऊ जमीन और क्लाइमेट मतलब वातावरण सूटेबल बनाते हैं इसे चावल की खेती के लिए। यहाँ पर मेजॉरिटी चावल, फिश एंड वेजीज खाते हैं। अब केरला की ओनम फेस्टिवल की बोट रेस तो आपको याद ही होगी, काफी मूवीज में देखा होगा। अगर आपके दिमाग में भी सेम मूवी चल रही है तो कॉमेंट्स में बताना। तो ये थे वो दो अलग अलग एरियाज जिनके बारे में हमने थोड़ा सा समझा, बट मेन टॉपिक को समझने लायक समझा। केरला एंड लद्दाख दोनों की ज्योग्राफिकल फीचर्स एकदम अलग हैं, बट दोनों रीजन्स पर हिस्ट्री में कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं ट्रेडर्स के थ्रू। केरला की ज्योग्राफी ने इसे मसालों की कल्टीवेशन के लिए पॉसिबल बनाया और लद्दाख की ज्योग्राफिकल लोकेशन और पाशमीना वूल ने इसे अट्रैक्टिव बनाया। और इन्हीं अलग अलग फीचर्स की वजह से दोनों रीजन्स पर काफी ट्रेडर्स आए। अब ऐसा नहीं है कि कल्चर सिर्फ हिस्ट्री में इन्फ्लुएंस हुआ। अगर ऑब्जर्व करो तो हम रोज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसी ना किसी काम के लिए, और हम आस पड़ोस में डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ ही रहते हैं, जिससे हमारा कल्चर डेली बेसिस पर कह सकते हो अपग्रेड हो रहा है। नाउ व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स? इमेजिन हमारी लाइफ कुछ ऐसी होती कि सिर्फ एक ही कलर अवेलेबल होता, ग्रे। खाने को सिर्फ आलू होता और कुछ नहीं, और एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ एक ही गेम अवेलेबल होता, लूडो। और लोगों का काम यही होता कि उठो, आलू उगाओ और उगे हुए आलू खा लो। क्या लाइफ होती, या क्या ही लाइफ होती। तो ये डाइवर्सिटी ही है जो हमारी लाइफ को इतनी इंटरेस्टिंग बनाती है। हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए हमारे पास बहुत वैरायटी है। डाइवर्सिटी इन इंडिया, जैसे समीर 1 एंड समीर 2 डिफरेंट थे बट फ्रेंड्स बने, वैसे ही आपके पास भी डिफरेंट फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आपने डिफरेंट लंच डिनर करा हो, डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करे हो, डिफरेंट कपड़े पहने हो और डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखी हो। ना भी सीखी हो तो बोलने का ट्राई तो जरूर करा होगा। जैसे और की हाला और एहो जय भी बहुत रिलीजन्स हैगे ने। अगर आप ऑब्जर्व करो तो हम करते एक ही चीज है बट अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल आप लैंग्वेज लो, हमें अपना मैसेज सामने वाले को बताना है, सिर्फ बताने के लिए सबके पास अलग अलग लैंग्वेज है।
बट कन्वे सब सेम मैसेज ही करेंगे, कुछ अलग नहीं। एग्जैक्टली जैसे मैं अभी ये चैप्टर अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में, अगर मैं इंग्लिश में कर रहा होता तो स्टिल आई विल बी एक्सप्लेनिंग द सेम चैप्टर सेम वे। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो इंडिया एक बहुत बड़ी शॉप है जिसमें हर आइटम बहुत ज्यादा वेराइटीज के साथ अवेलेबल है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया की डाइवर्सिटी इसकी स्ट्रेंथ है। बेस्ट एग्जांपल के लिए 1947 इंडिपेंडेंस से पहले देखे तो जब ब्रिटिश रूल हुआ करता था तब हजारों लोग अलग अलग बैकग्राउंड से एक साथ आए, जॉइंट एक्शंस लिए, जेल भी गए साथ, बट फिर भी अलग अलग डिसीजंस लिए साथ रह के ब्रिटिश के अगेंस्ट रहने का। यूनिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। मैसेकर क्या होता है? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर एक गार्डन में पब्लिक मीटिंग के लिए काफी सारे लोग आए हुए होते हैं। हर कोई होता है, मैन, विमेन, हिंदू, सिख्स, मुस्लिम, अमीर, गरीब, सब बिना हथियार के, कोई लूट नहीं करी होती। मीटिंग स्टार्ट होने के पहले ही ब्रिटिश जनरल कर्नल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी फायर का ऑर्डर दे देते हैं उन लोगों पे जो मीटिंग के लिए आए हुए होते हैं। ये एक गार्डन है जिसका एंट्रेंस एंड एग्जिट एक ही है और यहीं ब्रिटिशर्स खड़े हैं और सब मीटिंग के लिए बिना वेपन्स के अंदर। वो लोग मीटिंग के लिए आए हुए होते हैं। इन्होंने फायर चालू कर दिया। इस फायर में बहुत ज्यादा लोग मरते हैं और बहुत ज्यादा इंजर्ड। इसे बोलते हैं मैसेकर। ये अमृतसर में हुआ था इसलिए इसे अमृतसर मैसेकर भी बोलते हैं। इस गार्डन का नाम है जलियांवाला बाग। अब आप समझे होंगे। इंडियन फ्लैग की स्टोरी पता है? इसे हर कोई हर जगह एज अ सिंबल यूज करते थे अगेंस्ट ब्रिटिश। ब्रिटिश ने सोचा कि बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, सबको डिवाइड करते हैं, सबको अलग अलग करते हैं और फिर इन पे रूल करते हैं। बट डिवाइड एंड रूल चल नहीं पाया। बट अच्छा था, इसने काम इसलिए नहीं करा क्योंकि उससे भी अच्छी यूनिटी थी इंडियन डाइवर्सिटी में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने बुक लिखी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें ये बताते हैं जो इंडियन यूनिटी है वो ऐसे ही नाम के लिए बाहर से नहीं ऐड करी हुई है। यूनिटी इंडियंस के अंदर है, उनके खून में है। खून में नहीं बोला था, माफ करना। जो फ्रेज है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये नेहरू जी ने ही कॉइन किया था। हमारा नेशनल एंथम जन गण मन, जो ओरिजिनली रविंद्रनाथ टैगोर एज भारतो भाग्य विधाता कंपोज करा था, ये भी एक एक्सप्रेशन है जो शो करता है यूनिटी ऑफ इंडिया। फाइनली मैंने चैप्टर कंप्लीट कर ही लिया। एक चैप्टर की प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे महीने से ज्यादा लग गया। फैबुलस स्पीड। अभी के लिए बाय और हाई के लिए मैं अभी से सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पे काम करना स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर अभी तक रुके हुए हो तो ये भी जान ही लो कि इस चैप्टर की प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन से मैंने ये चीज सीखी, डेडलाइन इज मस्ट। किसी भी काम को फिनिश करने के लिए डेडलाइन दो।